लाइट जल रही है ना, तो हम लाइट करेंगे। बेटा बाकियों को भी बुलाओ ताकि मैं क्लास शुरू करूं। कौन सी थेरेपी चाहिए? सेकेंड ईयर की। आज मुनीर कल किधर थी? हाँ, जैनब भी नहीं थी कल। Okay, can you hear my voice, beta? Maria Abdullah. Beta, just let me know if you can hear my voice. Yes, ma'am. Thank you, beta. Thank you. Thank you. Okay, let's start our class. हमने infertility पे हमने कहाँ पे ख़त्म किया था? We are okay. Infertility में assisted ये सारा हम कर चुके हैं. Factors affecting the fertility and no जो ओवाज है, ठीक है, और साइड्स कोई नहीं है. हाइपोथैलेमस इज द आपा शोर नहीं करो, ठीक है. पिट्यूटरी है, ओवेरियन है हमारा. देन हमने देखा कि एनाटॉमिक एबनॉर्मैलिटीज में ट्यूबल फैक्टर्स कौन कौन से आ जाते हैं. नहीं, टियोलॉजी देखी थी हमने. मेल फैक्टर्स में क्या है, टियोलॉजीज क्या है, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें इनफर्टिलिटी में अगर क्वेश्चंस आ जाए, व्हाट आर द टियोलॉजी ऑफ मेल फैक्टर्स में कौन कौन सी हैं, ठीक है. वालेकुम सलाम बेटा, अटेंटिव हो जाओ बस अब थोड़ा सा. एंड देन ये हमने देखा एनवायरमेंटल है, इम्यूनोलॉजिकल है, इन्फ्लेमेटरी है, हार्मोनल है, वैस्कुलर है, ठीक है. कॉइटल एबनॉर्मैलिटीज है, ट्रोमेटिक है, क्रोमोसोमल है, कंजेनिटल है, प्रीमेच्योर है, ठीक. एंड देन एजेकुलेशन है डिसऑर्डर, एंड लाइफस्टाइल में आपका क्या आता है. दीज आर मेल फैक्टर्स. इन्वेस्टिगेशंस में वी वेंट फॉर द हार्मोनल थेरेपी नहीं, हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन.
हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस में भी सॉ दैट टेस्टोस्टेरोन जो है एफएसएच और ये दोनों मेल और फीमेल में इसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज हो जाए तो फिर हमने सीमन में देखा था कि नहीं आ रही आवाज। आपको क्यों नहीं आवाज आ रही है? बाकियों को आ रही है, अधिका को नहीं आ रही है। अभी आ रही है, स्लो आ रही है। ओके ओके, अब आ रही है अधिका? अधिका आवाज आ रही है अभी आपको? हेलो, कुछ तो बोलो बेटा, आवाज आ रही है अभी कि नहीं आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। ओके, ठीक हो गया। देन हम देखेंगे कि जो उसका सीमन की एनालिसिस है उसमें हम एनालिसिस में देखेंगे कि उसका वॉल्यूम जो है 2 to 6 ml तक होना चाहिए और 1 ml में हमने देखा कि 20 to 250 मिलियंस इसमें होने चाहिए। ठीक है, डेंसिटी उसकी जो सीमन की जो है, ठीक हो गया। मोर्टेलिटी में इट शुड बी मोर देन 50% प्रोग्रेसिव मूवमेंट होनी चाहिए, राइट? एंड देन विद इन 30 मिनट्स इनकी जो लाइफ लॉन्ग है, जितनी देर तक वो जिंदा रहते हैं, दैट इज क्या कहते हैं, दैट इज 30 मिनट्स ओनली, राइट? हो गया। ये बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज इम्पोर्टेंट, जो इन्वेस्टिगेशंस है, लेकिन फर्टिलिटी की जो इन्वेस्टिगेशंस है ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये वाली स्लाइड जो है, ओके। फीमेल में हमने देखा कि अगर रुबेला हो जाए, आज रुबेला स्टेटस है, ठीक है, जिनको फीवर हो जाता है, दैट इज मीजल्स में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रुबेला। एंड देन चेक फॉर ओवुलेशन, बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्ट होना चाहिए, सीरम प्रोजेस्टेरॉन आपके पास 28 डेज साइकिल का होना चाहिए। एंड देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च है, अल्ट्रासाउंड और सीरम प्रोलैक्टिन है, एसएच और एफएसएच और एलएच का रेशो है, थायराइड फंक्शन टेस्ट होना चाहिए और एंडोमेट्रियल बायोप्सी है। ठीक हो गया। अब मेडिकेशन में हमने जो देखा था, ज़्यादातर ये क्या होता है, गोनेडोट्रोफिन है और बायोक्रोमेटिन या गैबरगोलिन है। ये जो है ये आपके मेडिसिन में आते हैं। कि सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमने देखा था कि अगर इफ डिजीज ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स हैं और वो इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे हैं, तो फिर उसकी सर्जरी में उसकी ट्यूब्स को क्या कहते हैं, रिपेयर किया जाता है या फिर उसकी ब्लॉकेज को रिमूव किया जाता है। सक्सेस रेट जो है ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सर्जरी हाउएवर आर low. These surgeries involving the fallopian tubes also increase the risk of ectopic. ठीक है, एक दफ़ा वहाँ से जब सफाई हो जाती है, रास्ता साफ हो जाता है, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो वहीं पर जाके इम्बेड हो जाता है, right? And then surgery to remove patches of endometriosis has been found to double the chances of pregnancy. अब ये रिमूव द पैचेस ऑफ एंडोमेट्रोसिस में क्या होता है, वो डीएनसी करते हैं, खुरुज के साफ कर देते हैं सारा, और उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। सर्जरी कैन ऑल्सो रिमूव यूट्राइन फाइब्रॉइड। अब सर्जरी जो है उसने ना सिर्फ आपके ट्यूब की ब्लॉकेज को ठीक किया है, ना सिर्फ उसने क्यूरेटाज किया है, तो वो क्या करता है, और सर्जरी जो है वो आपके यूट्रस के जो अगर फाइब्रॉइड्स हैं उनको भी रिमूव किया जा सकता है। सर्जरी से पॉलिप्स जो बन जाते हैं, ठीक है, पॉलिप्स आपको पता है, जो ब्लड हैंगिंग
पाउचेस से बन जाते हैं, दोज आर पॉलिप्स। पॉलिप्स आपके यूट्रस में भी हैं, पॉलिप्स आपके नेजल पॉलिप्स भी हैं, ठीक है। हेमरॉइड्स हैं, दोज आर आल्सो अ काइंड ऑफ पॉलिप्स जो कि हैंगिंग आर्टरीज हो जाती हैं, ओके। या फिर स्कारिंग है, स्कारिंग में स्कार्स बन जाते हैं, ठीक है। सो these all affects the infertility। फिर हम देख यहाँ से शुरू करेंगे assisted reproductive technology। These includes intrauterine insemination and in दूसरा है in vertigo fertilization, third party assisted ART is sperm donation, egg donation and surrogate and gestational carriers। ओके, अब इसमें जो असिस्टेड यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को जो असिस्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई आप किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो उसने बताया कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है, इन वर्ट्रो फर्टिलाइजेशन है, यानी कि जो जैसे ये नहीं होते हैं ट्यूबल बेबीज पैदा करते हैं, ट्यूबल प्रेगनेंसीज, ठीक है। मर्द का स्पर्म और फीमेल का जो ओवा है उसको वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड करते हैं, फर्टिलाइज्ड करके वो वुमन औरत के वुम में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि अगर स्पर्म डोनेशन जो है वो अगर और मर्द में स्पर्म नहीं है तो somebody can sperm donate कर देते हैं which is inserted in the woman's womb, ठीक हो गया। वर्म इज कॉल्ड यूट्रस। एग डोनेशन बाजुकात औरतें जिनके एग्स फर्टिलाइज बन नहीं रहे, डेवलप नहीं हो रहे हैं, सो दे कैन ऑल्सो डोनेट एग्स, ओवास, राइट। अब क्या है कि जो सेरोगेट से आप कभी हॉलीवुड में सुनो तो ये शाहरुख खान का जो सबसे छोटा बच्चा है सेरोगेटेड बेबी है, ठीक है। इसी तरीके से आप करण जौहर को जो ट्विंस है उनको देखो, वो क्या है, वो भी सेरोगेटेड है। अब सेरोगेटेड में क्या होता है कि जो जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, अब शाहरुख खान और उसकी बीवी गौरी, राइट। अब उन दोनों ने क्या है, उन दोनों का उन दोनों का जो है स्पर्म और ओवा वो फर्टिलाइज करके किसी और दूसरी औरत के यूट्रस में डाल दिया जाता है और वो बेबी को कैरी करती है, ठीक है। उसका जो यूट्रस है वो बन जाता है उधारी यूट्रस ठीक है। लेकिन बेबी वो किसका होगा, वो शाहरुख और गौरी का बेबी होगा। वो किसी जिसके जिसके वर्म में डाला है उसका बेबी नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ उसकी ग्रोथ कर रही है, उसको यूट्रस उन्होंने उधार पे लिया हुआ है और इस तरीके से वो सेरोगेटेड मदर्स बन जाते हैं, बेबीज बनते हैं। लेकिन वो बेबी जो है बायोलॉजिकली शाहरुख खान का और गौरी का ही होगा। अब आई समझ में? Okay, those are surrogates. And gestational carriers are the mothers जो कि क्या कहते हैं कैरी कर रही हैं। Now assessment male history में आप जाओगे। अब infertility is not only a problem of women, but it is also a problem of men, ठीक है। सो मेल हिस्ट्री में यू गो फॉर द जनरल हेल्थ के बारे में पूछोगे, आप उसकी न्यूट्रिशन की वो किस किस्म का खाना खा रहा है, अल्कोहल यूज कर रहा है, ड्रग यूज कर रहा है, टबैको यूज कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद आप देखोगे कंजेनिटल हेल्थ प्रॉब्लम उसकी कैसी है, ठीक है। एंड देन हाइपोस्पेडियस और क्रिप्टो कैरिडर पता नहीं क्या, हाइपोस्पेडियस काफी है, ठीक है। हाइपोस्पेडिस भी एक मेल प्रॉब्लम है, उसको हम आगे चल के देखेंगे। इलनेस सच एज मम्स है और काइटिस है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। यूटीआई या फिर एसटीडी है, क्या था इसका, ट्रांसमिटेड डिजीज। ये कौन सा एसटीडी ट्रांसमिटेड, रुबीना? एसटीडी से क्या बनता है, ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, थैंक यू, ठीक हो गया। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये जो बहुत सारी औरतों के पास जाते हैं, ये जो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, राइट, उनसे इन लोगों को ये बीमारियां बढ़ जाती हैं और यही बीमारी फिर वो आगे अपनी बीवी में ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके बाद है ऑपरेशन हो जाते हैं, सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया के दौरान में भी हो सकता है, राइट। करंट इलनेस है एंडोक्राइन का, पास्ट एंड करंट ऑक्यूपेशनल एंड वर्क हैबिट, ठीक है। अब किस किस्म का उसकी ऑक्यूपेशन है और किस किस्म का वो काम करता है। दिस जॉब इन्वॉल्व सिटिंग एट द डेस्क ऑल डे और एक्सरे एक्सपोजर्स, कंटिन्यू रेजेस जो है वो उससे हार्मफुल होते हैं। यही वजह है कि वो जो एप्रन पहनते हैं, वेरी हैवी लिडेड एप्रन है, जिसके अंदर से जो रेजेस हैं वो पास नहीं होते। जो एक्सरे डिपार्टमेंट में वो लोग जो ब्लू कलर का एप्रन पहनते हैं, आप कभी उस एप्रन को हाथ लगा के उठा के देखो, आपको पता लगेगा कि वो कितना वजनी है। अब वो वजन इसलिए है क्योंकि उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी प्लेट्स डाली हुई हैं जिसके अंदर से एक्सरे की जो रेजेस हैं वो पास नहीं होते, राइट। सो आप लोग भी जब कभी ऑपरेशन एक्सरे डिपार्टमेंट में जाओ, अंदर अपने रिलेटिव्स के साथ या पेशेंट के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है, एकदम आप पेशेंट को उनके हवाले करके खुद बाहर आ जाना, राइट। इट इज फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। आप लोगों की क्लिनिकल्स लगेंगे और अगर आप लोगों को लोगों ने बोला कि आप जाएं जाके ये एक्सरे पेशेंट का एक्सरे करवा के आए, आप ले जरूर जाएं, उनके पेपर्स वगैरह सब कुछ उनको दे के पेशेंट को अंदर करके आप खुद बाहर आ जाएं। अब अगर ऑपरेशन रूम वाले आपको कहते हैं कि आप पेशेंट के पास खड़े हो, तो आप साफ अल्फाज में कह देना, या तो आप हमें एप्रन दें पहनने के लिए, ठीक है, तो या फिर हम बाहर जा रहे हैं। डोंट स्टैंड नियर द पेशेंट, क्योंकि जब पेशेंट को एक्सरे के रेजेस मिलते हैं तो वो रेजेस आपको भी मिल रहे होते हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये टिप की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको उनके साथ ऐसा ही करना है। अब फीमेल हिस्ट्री में क्या होगा, करंट या पास्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक प्रॉब्लम। रिप्रोडक्टिव ट्रैक प्रॉब्लम में क्या होगा, उसमें they come to know about your menstrual cycle, ठीक है। was it regular, was it too less, मतलब एक दिन ही आया तो फिर नहीं आया, राइट, या फिर एक महीने आया दूसरे महीने नहीं आया, you know, this is the history. And then endocrine problems आपका, and pelvic surgery, abdominal या pelvic surgery कभी कोई हुई, you need to know. Use of vaginal douches or medication interferes with the pH. So यूज ऑफ वजाइनल douches वगैरह जो मिलते रहे हैं या मेडिकेशन मिलती रही है, जो भी है, ठीक है, उसके लिए आपको उसकी हिस्ट्री में बतानी है कि ये कुछ
होता रहा है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स टू रेजेस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक हो गया। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में या तो किसी जहरीले सब्सटेंसेस का सामना किया, या फिर एक्सरे के पेशेंट को एक्सरे के लिए लेकर गए, या पेशेंट का खुद का कभी कोई एक्सरेज हुए, ठीक है। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फिर आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में एज, मेनार्के, लेंथ एंड रेगुलरिटी, फ्रीक्वेंसी, मेंस्ट्रुअल पीरियड, अमाउंट ऑफ फ्लो, डिस्मेनोरिया, ठीक है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, एंड देन प्री मेंस्ट्रुअल या पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम दोनों आ जाते हैं इसमें। कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इट कैन बी इंजेक्शन फॉर्म, इट कैन बी टैबलेट फॉर्म, इट कैन बी यूट्राइन डिवाइस, एनीथिंग you need to explain them. History of previous pregnancies या abortions जो भी हुए हैं वो आपने क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, उनको बताना है कि उनकी पहले प्रेगनेंसी इससे पहले हुई थी कभी, कि उसके बाद अब तक नहीं हो रही, या कोई अबॉर्शंस हुए थे, उस अबॉर्शन के बाद अब तक कोई बेबी नहीं हुआ, ठीक है। सो ये हिस्ट्री में सारा कुछ बताने वाली होती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में अब क्या होता है, एक फैक्टर होता है साइकोलॉजिकल, जिसमें शर्म में ही बंदा क्या करता है, बताता ही नहीं है। एक होती है शेम, ठीक है, शर्म, उसमें वो नहीं पसंद करते कि भाई उसको प्रेगनेंसी हो या वो मर्द के पास जाए, दे आर टू शाय, ठीक है। गिल्ट है, गिल्ट इज समथिंग यू हैव कॉज, क्या हो सकता है, गिल्ट में बहुत सारी बातें होती हैं, गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी फिर दोबारा से नहीं होती। और फिर कुछ ग्रीफ्स होते हैं, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ हैं। एक बच्चा पैदा किया और वो फोर्थ हो गया और अब दोबारा से कोई बेबी वो नहीं बना रही, इस तरह से कि कहीं बात सुनो, जो कल था वो किधर है, वो कंटिन्यू रहेगा ना? नहीं वो तो दिया उन्होंने, चलो ओके, आपकी अटेंडेंस शीट आई थी मेरे पास, ठीक हो गया। तो वो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ आ जाता है कि हमारा एक बच्चा पहले मर गया, पत्नी ये भी मर जाएगा, इस वजह से भी वो प्रेगनेंसी नहीं कराते हैं। फिर होता है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर में आपको उसके लिए क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि शेम और गिल्ट वगैरह जो भी है, ग्रीफ है, उसके लिए वो बात करना ही नहीं पसंद करते, तो उसको आपने बोलने पर आपने उसको फैसिलिटेट करना है कि कुछ तो बोले वो। एंड देन लिसन टू व्हाट शी सेज, ठीक है, उसको भी सुनना है, आपको भी सुनाना है। दैट इज हाउ कम्युनिकेशन विल सक्सेस। सपोर्ट ग्रुप क्या होता है कि आप लोग ये औरतें जो गिल्ट और शेम में और ग्रीफ में होती हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उसमें क्या होता है कि यू मेक अ सर्कल, देखिए एक सर्कल बना दिया जाता है और कुर्सियों के साथ, और उस किस्म की और बहुत सारे औरतों को, मर्दों को लाके उधर बिठा दिया जाता है। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, और क्या है कि उनमें एक उनका मॉडरेटर होता है जो कि वहाँ बैठी होगी या बैठा होगा, जो कोई भी कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। सो 5-7 कुर्सियां या 8 कुर्सियां कर लो, ठीक है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, हर दूसरा बंदा अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर करता है, उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से उसके फिर दोबारा बेबीज नहीं हुए,
हर दफा अबॉर्शन करवा दिया, ये मालूम करके कि बेटी है, अबॉर्ट करवा दिया, कितने बहुत सारे अबॉर्शंस हो गए, अब उसको दोबारा से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। ठीक है, सो गिल्ट होता है कि भी मेरे पास गिल्ट, मैं आपको बताती हूँ, गिल्ट में ये हो सकता है कि शादी हुई और शादी के फौरन बाद उसको प्रेगनेंसी हो गई। नाउ शी सेज कि नहीं, मुझे अभी तो बेबी नहीं चाहिए था। ठीक है, अभी तो मैंने थोड़ा सा मजा करना है शादी का, इधर तो फिरना है, घूमना है, मैं तो बाउंड होके रह जाऊंगी। 2 साल के बाद मैंने बेबी करना है, तो फिर पहले 2 साल तो मैंने खूब ऐश करनी है। तो वो क्या करती है, अपना अबॉर्शन करवा देती है। अब वो तो उसने अबॉर्शन कर दिया, तो उसके बाद बहुत सारी बातें आती हैं। उसके अपना भी प्रॉब्लम हो सकता है, मर्द की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकता है कि कह दे कि तूने ये बच्चा क्यों जाया किया था, नेक्स्ट टाइम he doesn't get her pregnant। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ गिल्ट कि भी मैंने क्यों अबॉर्शन करवाया था। सो सपोर्ट ग्रुप में क्या होता है कि ये लोग सारे जब बैठ जाते हैं ना, तो बैठ के फिर आपस में हर कोई अपना दुख शेयर करता है, फिर किसी दूसरे का दुख सुन के अपना दुख बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी क्या कहते हैं, सपोर्ट मिलती है। अपना आप फिर लगता है कि नहीं, मेरा तो दुख ही कुछ नहीं था, इसका दुख तो मेरे से भी ज्यादा है, सो फोर्थ बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ठीक है, सो इसीलिए ये सपोर्ट ग्रुप बनाए जाते हैं। प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस में आप जब नर्सिंग डायग्नोस बनाओगे, सो आप लिखोगे कॉम्प्रोमाइज्ड फैमिली कोपिंग related to infertility as evidenced by उसकी जो भी आपको प्रॉब्लम्स उसने असेसमेंट में आपको बताया, वो आप लिखोगे। ठीक है, फिर है औरत को पता नहीं है कि भी उसका अबॉर्शन हो रहा है, और उसको इस किस्म की हरकतें नहीं करनी, उछल कूद नहीं करना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इनकी फर्स्ट 4 वीक्स में उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना, कोई क्या कहते हैं ज्यादा वजनी चीज वगैरह नहीं उठानी, तो उसको पता नहीं है। ठीक है, पहली प्रेगनेंसी है, सो दैट इज नॉलेज डेफिसिट। ठीक है, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू जो भी है उसका डायग्नोस एज एविडेंस बाय कि वो हैवी लिफ्टिंग है, ये वो वगैरह जो भी उसका बनता है साइन सिम्टम्स। ठीक हो गया। देन कम्स एंजाइटी। अब बेबी पैदा नहीं हो रहा, औरत एंजाइटी में है, एंजाइटी रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी एज एविडेंस बाय डिप्रेशन होगा उसको, खामोशी में बैठ गई है, ठीक है, आइसोलेशन में चली गई है, बहुत सारी बातें आती हैं, वो आप उसके साइंस उसके औरत के अंदर जो आपको वो असेसमेंट में बताएगी, वो आप डाल दोगे। ठीक हो गया। सिचुएशनल लो सेल्फ स्टीम, इसलिए क्योंकि और दूसरी औरतों के बच्चे हैं और उसके पास बच्चा नहीं है, तो वो बहुत लो सेल्फ स्टीम फील करेगी कि खैर ससुराल में हर दूसरा बंदा उसको बातें कर रहा है कि 4 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, अभी तक इसके पास औलाद पैदा नहीं हुई। ठीक है, लो सेल्फ स्टीम होती है जब उसको छेड़ा जाता है कि ये 5 है वगैरह वगैरह। ठीक है, सो उससे उसकी लो सेल्फ स्टीम हो जाती है। एंड देन रिलेटेड टू मेडिकल डायग्नोस, जो उसकी मेडिकल डायग्नोस बनेगी। Now what is the nursing intervention? Nursing intervention में आप क्या करोगे? You will observe for the causes of ineffective coping such as poor self-concept, grief, lack of problem solving skills, lack of support या current recent changes in life situation। ठीक हो गया, ये आपने उसकी ऑब्जर्वेशन में करनी है। यू नीड टू ऑब्जर्व फॉर द कॉज। ये अभी इतनी बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, इनमें से कोई भी एक कॉज हो सकता है।
फिर आप उसकी ऑब्जर्व करोगे स्ट्रेंथ सच एज द एबिलिटी टू रिलेट द फैक्ट्स एंड टू रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, यू एज ए नर्स देन गोइंग टू ऑब्जर्व द स्ट्रेंथ कि भी वो अपने इस स्ट्रेसेस को या इम्पैक्ट्स को किस तरीके से रिलेट करती है। उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी एबिलिटी है कि वो इन बातों को क्या कहते हैं रिलेट कर रिकग्नाइज कर सके। राइट हो गया। अब फिर तीसरी बात है इंटरवेंशन में कि इट हेल्प्स क्लाइंट identify personal skills and knowledge. You need to talk to them. ठीक है, कम्युनिकेट करोगे तो फिर जाके आप आइडेंटिफाई कर सकोगे उसके स्किल्स और नॉलेज के बारे में कि भी वो कैसे समझती है और उसको कैसे किस पॉजिटिव वे में लेती है। एम्पैथेटिक होना चाहिए, यूज एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन। ये निकला है एम्पैथी से। ठीक है, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। ठीक है, सिंपैथी इज सिंपैथी होती है कि आप किसी के साथ व्हाट इज इन thus sort of sympathy. Empathy is when you put yourself in that person place. ठीक हो गया, आप अपने आप को उसकी जगह पे रखते हो तो उस कम्युनिकेशन को आप फील करो कि आप उसकी जगह पर हो और इनकरेज करो उसकी पेशेंट को, उसकी फैमिली को टू वर्बलाइज। वर्बलाइज क्या करना है, वो फियर जो कि उसके अंदर मौजूद है, एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस को जो उसके अंदर दबा हुआ है। एंड सेट गोल्स, और गोल सेट करो कि आपको किस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। इनकरेज करो कि पेशेंट को कि मेक चॉइसेस। ठहरो मैं पानी पीऊं। अब जो है जो है सेक्शन ऑफ कोड जो है उसी ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनकरेज करना है पेशेंट को, इनकरेज क्लाइंट टू मेक चॉइसेस and participate in planning of care and schedule activities। अब उसमें क्या है कि आप पेशेंट को क्या करोगे, इनकरेज करोगे कि वो अपनी पसंद का खुद से प्लान करे, क्या चीज उसको वो एक्टिविटीज जो है उसको वो स्केड्यूल कर सकते हैं। ये स्केड्यूल होगा उसके अपने पे जब वो क्या कहते हैं डिसाइड करेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसने क्या ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाट आर द एक्टिविटीज। ठीक है, activities में she does not have to go near her husband and then comes उससे जो अदर डेज है उसमें उसने देखना कि उसने क्या क्या काम करने हैं। देन प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज। आप पेशेंट को मेंटल या फिजिकल एक्टिविटीज देनी चाहिए विद इन द क्लाइंट्स एबिलिटी जो उसके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल उसको रीडिंग का शौक है, आप उसको मेंटल एक्टिविटीज दे सकते हो। टेलीविजन है, दैट इज ऑल्सो मेंटल एक्टिविटीज, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, गलत सलत बातें ना देखें तो कुछ अच्छी बातें भी देख लें तो आप बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। रेडियो है, क्राफ्ट में पेंटिंग एंड ऑल, आउटिंग्स बाहर चले जाओ, जाके पैसे नहीं खर्च करने, विंडो शॉपिंग कर लो, सी साइड पे चले जाओ, सो मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, मूवी देखने चले जाओ, डिनर करने चले जाओ, सोशल गैदरिंग करो,
एक्सरसाइज करो, योगा करो, ठीक हो गया। स्पोर्ट्स और गेम्स देखो कौन सा स्पोर्ट पसंद है, उसके मुताबिक वो स्पोर्ट्स खेलो। स्पोर्ट्स में इंडोर आउटडोर दोनों होते हैं, तो देखो कि उसको कौन सा पसंद है, ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि आपके ऑल्टरनेटिव्स टू बर्थ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब ऑल्टरनेट्स क्या हो सकता है, यू कैन गो फॉर अडॉप्शन, ठीक है। इनफर्टिलिटी है, आपको पता है कि आपका बेबी नहीं हो सकता, ठीक है। हस्बैंड इज सिंसियर एंड ही वांट्स टू बी विद हिज वाइफ, ठीक है। और ये जानते हुए भी कि उसका बेबी नहीं हो सकता, he is with her, ठीक है। और फिर then they plan whether to go for adoption or they want to have their own क्या कहते हैं companionship, ठीक है। They want to stay in a companionship or they want to go for adoption, right? And then surrogated mothers में जो हस्बैंड का स्पर्म है और जो फीमेल का ओवा है, आप क्या करते हो कि उसको लेकर के अगेन यू गो फॉर उसको आप क्या करोगे, उसको आप फर्टिलाइज करके किसी और औरत के वोम में डाल दोगे, बेबी आप ही का है लेकिन गोद आपने किराए पे ले ली, ठीक हो गया। एंड चाइल्डलेस लाइफ एंड लिविंग, इनकी कोई औलाद नहीं है, बगैर औलाद के भी आप लोग जिंदा, बगैर औलाद के भी आप लोग क्या कर रहे हो, रह रहे हो। अब क्या है कि जैसे अब मैं हूँ, ठीक है। चाइल्डलेस लिविंग में आई डोंट हैव एनी बेबी, ठीक है, मुझे बेबी नहीं हुआ, बट क्या कहते हैं हस्बैंड is with me and we are having a good companionship, ठीक है। हमने बेबी इसलिए नहीं लिया कि वी डोंट नो कि ये बेबी किसका बेबी है, कैसा बेबी है, सब कुछ हो जाता है, बट माय हस्बैंड नेवर, आई वांटेड टू गो फॉर अडॉप्शन बट माय हस्बैंड नेवर वांटेड टू गो फॉर अडॉप्शन। हमने कहा हम एक बेटी ले लेते हैं, उस बेटी को गोद ले लेते हैं और उसकी शादी करेंगे और वो अपने घर की हो जाएगी, उसको नाम मिल जाएगा, बट he says no, so I say no, both of us says no, तो फिर ठीक है, no problem, childless living चल रही है, ठीक हो गया। So this was the references जो हमने infertility में पढ़ा। I'll give you a break, meanwhile I'll go for your attendance, ठीक हो गया। आप मैं 10 मिनट की ब्रेक देती हूँ, अगर आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया जल्दी से कर लो, 9:30 पे विल कम बैक, ठीक।
general care no obstetric, ठीक है, नॉन obstetric processes, नॉन obstetric processes bleeding only for obstetric है। आपको bleeding प्रॉब्लम जो है वो जेनेटिक bleeding के केसेस हो सकती है हमारी इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, bleeding factor चाहे हेवी एक्सीडेंट हो सकता है जेनेटिक टाइप का, तो इसमें सर्वाइकल bleeding हो सकता है due to distance, due to virus, or service information to service infection. So, the classroom of the subjects. Okay. वापस आ जाओ सारे। आगे हो सारे। गुड, प्रेजेंट होगी सना नाज। सना, बाकियों को भी बुला बेटा। क्लास हम अभी दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। आगे सारे। शोर बहुत है, आई नो बेटा, बहुत काम हो रहा है इसलिए शोर हो रहा है। अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। बाहर वो है मैम। ओके, फाइन फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। सो अभी हम इसको ठीक से पढ़ते हैं कि व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी is a complication of pregnancy in which the embryo जो है वो इम्प्लांट हो जाता है आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, नॉर्मली क्या है, ये इम्बेड हो जाता है यूट्रस के अंदर, मीन्स इन द यूट्राइन कैविटी में वो जाके इम्बेड होता है, लेकिन इट इम्बेड्स आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड इज द फ्लोपियन ट्यूब्स। आवाज आ रही है क्या सबको? आपको नहीं आ रही? सना बेटा, आपको आवाज नहीं आ रही? बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? जेनेट बेटा, कोई तो मुझे बताए। अरूज फुआद नहीं आई, आयशा नहीं आई, हफ्सा फलवा नहीं आई। अभी तक क्वेश्चन मार्क की आपको आवाज नहीं आ रही। देखो अभी आ रही है। यस मैम, फरवा आ गई है। बेटा अपनी अटेंडेंस आप लोग लगा दीजिए। जो लोग सामने मुझे नजर आएंगे मैं उन्हीं की लगा दूंगी, फिर आप लोग रह जाओगे तो बोलोगे कि हमारी नहीं लगी। ठीक है, अक्सर लियाकत नहीं आई, एक और बच्चा जो चला गया यहाँ से बूमर।
ये तलहा किधर है? तलहा नहीं आया आज। ओके ओके, हमने देखा कि जो प्रेगनेंसी है अगर आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी में हो उसको हम टॉपिक कहते हैं। नहीं यूनिस, अभी आपकी अटेंडेंस नहीं लगाइए क्योंकि मुझे पता है आपने भाग जाना। बाहर से इतना शोर है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं बाहर से कितना शोर आ रहा है। चलो, आवाज आ रही है किसी को? ये बेटा आप लोग मुझे बता दो ना, मुझे आ रही है कि नहीं आ रही है। ये किसने मुझे कहा था आ रही है? मैम मेरी अटेंडेंस हो गई है, हो गई है, चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, है ना? मैं तो आखिर में दोबारा से लगाऊंगी। जी आ रही है, ओके ठीक है। So furthermore, they are dangerous for mother since internal hemorrhage is a life-threatening complication. So ये देखो बारिश हो रही है, वो बार काम हो रहा है। अगर मैं बोलती रहूँ फिर भी आवाज आएगी कि वो शोर आएगी ज्यादा, ठीक है। अब उसने कहा है कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर नॉट वायबल। अब क्या है कि फर्दर मोर उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी वो डेंजरस है, इसलिए क्योंकि अंदर इंटरनल हेमरेज होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। मोस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर इन फैलोपियन ट्यूब। मेरे हेडफोन से आपको ज्यादा शोर मिलेगा कि मुझे? नहीं, यहाँ पर पड़ा हुआ है हेडफोन, मैं कल अपना जाती भी ले आऊंगी। ओके मैं समझ गई, मेरे पास हैंड फ्री है, मैं इस हैंड फ्री को लगा लेती हूँ ताकि मुझे शोर ना आए। अब ठीक क्या हो जाएगा? आप लोगों को ज्यादा शोर तो नहीं आ रहा? बेटा मैं आईटी में बैठी हूँ। अच्छा ओके। अब फर्दर मोर dangerous for mothers since internal hemorrhage is a life-threatening complication. Most ectopic pregnancies occur कहाँ पर होती हैं? fallopian tube में, so called tubal pregnancy. But implantation can also occur in the cervix, ovaries, and abdomen. ठीक हो गया? An ectopic pregnancy is a potential medical emergency and if not treated properly can lead to death. Right? इसमें क्या होता है कि फिर वो ट्यूब रप्चर हो जाएगी। ट्यूब के रप्चर होने से क्या होगा कि क्या चीज बेटा मैं ले आता हूँ, अगर चाहिए तो मैं ले आता हूँ। ये हैंड फ्री है मेरे पास बेटा। Egg, what is EGG? Egg is your ova, ठीक है। फीमेल में एग होता है। हेडफोन इधर कॉलेज में है, लेकिन वो सारे वो सिस्टम के साथ लगा के रखे हुए हैं ताकि वो उसको कोई यूज ना करे। मैं कल अपने घर से ले आऊंगी, मेरे पास है हेडफोन। अभी मैंने इसके साथ काम चला लिया हैंड फ्री के साथ। थैंक यू बेटा।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं एंड इसकी इम्प्लांट जो है वो कहाँ कहाँ हो सकती है, ना सिर्फ ट्यूब्स में हो सकती है बल्कि सर्विक्स में भी हो सकती है, विच इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ओवरीज में हो सकती हैं, वहाँ पे ओवरीज भी बढ़ सकती है, ठीक है, ओके, और एब्डोमेन में भी हो सकती है। सो अगर इसकी पोटेंशियल, अगर इमरजेंसी, अगर आपने इसको ठीक से एकदम इमरजेंसी एज ट्रीट नहीं किया तो ये प्रोबेबली कैन लीड टू डेथ, ठीक है। अब उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, इट इज ट्यूबल प्रेगनेंसी, नॉन ट्यूबल प्रेगनेंसी, हेक्टोटॉपिक प्रेगनेंसी एंड persistent ectopic pregnancy, ये उसकी क्लासिफिकेशंस है। अब इम्प्लांटेशन साइट हम देख सकते हैं कि जो साइट है एक एक्स्ट्रा है और एक इंट्रा है। एक्स्ट्रा अगर आप देखोगे तो उसमें ट्यूबल है 98%, ओवेरियन 0.5%, एब्डोमेन इज 0.1%। अब जो ट्यूबल है उसके अंदर एम्पुला में भी जा सकता है, इस्थमस में जा सकता है, इनफंडिबल इनफंडिबुलम में 9% है और इंटरस्टिशियल में 2% है। दैट इज एक्स्ट्रा, यानी कि यूट्रस से बाहर। इंट्रा में सर्वाइकल है और कॉन्यूल है, ठीक है। सर्वाइकल में 0.4% हो सकता है और इसके अंदर हम देखते हैं लेस देन 1%, ये है, ठीक है। अब आप इसमें देखो कि फ्लोपियन ट्यूब में यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये आपके ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई है। दिस इज द नॉर्मल साइट, और सबसे बेहतरीन जो साइट है इम्बेड होने का, दैट इज द फंडस। फंडस इज द, जो ये ऊपर का हिस्सा है ना फंडस का, यूट्रस का, दैट्स द बेस्ट पार्ट। वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, जो डिसिडुआ है, जो आपका डिसिडुआ तो आपका यूट्रस है, इट्स द बेस्ट पार्ट, जो कि जब फंडस में जाके इम्बेड हो जाए, ठीक है। उसमें जो प्लेसेंटा है वो फिर क्या कहते हैं सर्विक्स के साथ तरफ नहीं आता, फंडस में ही रहता है। ओके, ठीक है। साइट्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये है इंटरस्टिशियल साइट, ये है आपका ट्यूबल प्रेगनेंसी, यहाँ पर भी हो सकता है। इनफेंडिबल, ये जो इसकी उंगलियां है ना, इसके अंदर भी हो सकता है। ये ट्यूबल, ये आपकी ओवरीज है, इसमें हो सकता है, और ये जाता 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 यहाँ पर भी इम्बेड हो सकता है। दिस इज डेंजरस। सर्वाइकल जो है वो डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसका प्लेसेंटा जो है बिल्कुल ऑस के आगे, ये जो नीचे आपको ये डब्ल्यू सा लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि प्लेसेंटा बिल्कुल सामने है और वो थ्रेटेंड अबॉर्शन की तरफ हम कह सकते हैं फिर, ठीक है। सो दिस इज नॉट द गुड साइड। फंडस जो है ऊपर यूट्रस के फंडस में या उसके साइड्स पे अगर इम्बेड हो जाता है तो वो सबसे बेस्ट है। एब्डोमिनल में ये बाहर की तरफ आप देख सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ यूट्राइन। दिस इज जो यूट्रस की जो ये आपको ट्रायंगल नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं यूट्राइन कैविटी, और ये सारे यूट्राइन कैविटी से बाहर है। अब क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर
एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, किस वजह से हो सकती है, उसकी क्या क्या रिस्क है। अब उसकी पहली रिस्क है प्रीवियस पीआईडी, क्लेमिडिया इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज था पहले उसको, और अब उसका रिस्क बढ़ गया है। अपना वो अगर केयर नहीं करेगी तो क्या होगा कि प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। देन प्रीवियसली भी उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ था और अभी भी मुमकिन है कि हो जाए, सो नीड टू बी वेरी केयरफुल। ट्यूब लाइगेशन में क्या होता है कि जो ये अमूमन हम बीटीएल करवाते हैं ना पेशेंट से, तो पेशेंट से हमने बीटीएल तो करवा लिया, ठीक है। ट्यूब, हाय हाय कहाँ से आवाज आई इतनी बुरी सी। मैसेज आ गया और इतनी जोर का आया कि मेरा कान खा गया। आवाज ही बंद कर दूं मैं इसकी, देखो तो। ओके, ठीक हो गया। मैसेज आया और उसने मेरा कान खा लिया एकदम। ओके, सो ट्यूबल लाइगेशन पता नहीं लगा और ट्यूब उसको की प्रेगनेंसी है और अपने ट्यूब्स बंद कर दिए। अब वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो पीछे ही रह गया और इस तरीके से क्या हो गया कि दैट इज ऑल्सो अ रिस्क। प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी हुई सिर्फ हुई या उसकी कोई भी सर्जरी हुई, वो एक वजह बन जाती है। प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, वो जो डिवाइस डालते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। तो क्या होता है कि बाज़ उसके होने के बावजूद औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो वो डिवाइस हो सकता है कि उसकी वजह हो सकती है कि क्या बोल रहे थे, एक्सपायरी डेट की हो, ठीक है। ये जो डिवाइस डली है हो सकता है वो एक्सपायरी डेट की थी। एंड देन प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी, बहुत देर से उसका इनकी शादी के हो गए 15 साल 20 साल, ठीक है। तो इतना प्रोलॉन्ग हो गया तो अब क्या प्रेगनेंसी होगी, लेकिन खुदा जिनको देना चाहे उनको दे देता है, ठीक है। अब ये डाइथियल स्टिलबेस्ट्रॉल, ठीक है। ये स्टिलबेस्ट्रॉल जो है एक्सपोजर टू इन यूट्रो, ठीक है। अब ये इसको आप एक बेशक माइनस कर दो, मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो सकते हैं जिसके एक रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। पता नहीं ये मल्टीपल पार्टनर्स रख लेते हैं और मल्टीपल पार्टनर्स में से किसको कौन सा एसटीडी उससे मिल जाए, ठीक है, तो वो भी एक वजह बन जाती है। What are the uterine changes in ectopic pregnancy में यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे? The uterus undergoes some of the changes associated with early normal pregnancy, ठीक है, including increase in size and softening of the cervix and isthmus। अब उसके जो यूट्रस जो है वो उसका क्या होगा कि उसके चेंजेस में इट विल बी एसोसिएटेड विद अर्ली नॉर्मल प्रेगनेंसी, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं
जिसमें अगर आप पीवीज वगैरह करोगे तो उसमें उसका साइज है यूट्रस का, वो अपनी तरफ से बढ़ रहा होगा, उसकी सर्विक्स सॉफ्ट होगी, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वो समझते हैं कि भाई नॉर्मल प्रेगनेंसी है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होती, उसकी जो है ग्रोथ हो रही है बेबी की, ठीक है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट चेंजेस डज नॉट इंक्लूडेड इन टॉपिक प्रेगनेंसी। जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट चेंजेस है वो इट डज नॉट इंक्लूड इन ectopic pregnancy. The finding of uterine residua without a trophoblast suggests ectopic pregnancy, but is not absolute. ठीक है। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है कि ये गुच्छा बनना शुरू होता है ना, ठीक है। एक ओवा है, दो ओवा है, और उससे बनते चले जाते हैं, और वो सारे जब आपस में मिल ट्रोफोब्लास्ट है। इसमें क्या कुछ होता है, देखो 4th ईयर पढ़ाए हुए अरसा हो गया। इट इज 3 गुच्छे बनते हैं, पहले 2 गुच्छे बनते हैं, फिर 3 गुच्छे बनते हैं, फिर 4 गुच्छे बनते हैं, इस तरीके से गुच्छे बनते चले जाते हैं। उसको अगर आप कभी मैं आपको दिखाती हूँ, तस्वीर डाली मेडिसिन मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को किस तरीके से वो तस्वीर दिखाऊं। ओके, यहाँ पे होगा। मिस्टर कैसे उमर नहीं, वलीद 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 कहाँ से निकालना तो मैं सुनाऊं। एक मेरी एक हेल्प करना जरा, ये मैंने एक स्लाइड दिखानी है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी? ये यहाँ से होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने तस्वीर अगर उनको दिखानी है, ये वाली ट्रोफोब्लास्ट, ये वाली डाउनलोडेड है ये पिक्चर? हाँ, पिक्चर डाउनलोड है? नहीं, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कहाँ से करूँगा? सेव पिक्चर, सेव इमेज, डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना। ओके, सेव किया।
अब जाए उस पे वेबिनार वाले साइड। ओके इधर कहीं ऊपर जाइएगा, ऑप्शन होते हैं शो स्लाइड्स वगैरह या शो कुछ। ये जो है स्लाइड है ऐड न्यू फाइल। ऐड अ न्यू फाइल, तो फिर वो तो गुम हो जाएगा। नहीं हाँ नाम बी, एक मिनट, डेस्कटॉप डेस्कटॉप नहीं मुझे कसर नजर नहीं आ रही ना। अब वो फाइल जहाँ पे मेरे ख्याल से डाउनलोड थर्ड ये नीचे ये कसर क्यों क्या हो गया मेरे, नजर क्यों नहीं आ रही। ओपन, व्हाट हैपेंड टू दिस कसर। शेयर करना है, व्हाई टू शेयर। शेयर हो रही है, उनको स्क्रीन पे शो होगी। कहाँ स्क्रीन पे शो, कोई नहीं हो रही। नहीं वो जो है ना, क्या नाम है उसका, सुनो ये जो सेटिंग है ये भी यहाँ से गुम हो गया। हो रही है शेयर तो हो रही है, वो सारा कुछ गुम हो जाएगा ना, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ। फिर इसको आइडिया नहीं है मुझे, बस इतना है कि इस तरह ही शो क्या होने कि allow both public and private mode display क्या हो गया, टाइम गलत नहीं हो रहा। फिर इसका नहीं पता। चलो नहीं हो रहा, मुझे नहीं आता। अब नेक्स्ट टाइम मैं सीख के तो फिर बताऊंगी आपको क्या मैंने वो तस्वीर कैसे शेयर करूँ, या मैं ये तस्वीर नेक्स्ट टाइम लगा के आपको बताऊंगी कि ट्रॉफी क्लास जैसे ये है ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट इन, ठीक है, एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट। ये मैम फाइल आ रही है, डाउनलोड करें से पिक शो होती है, डाउनलोड तो कर लिया बेटा। ठीक है, नहीं वो क्या कहते हैं, तो डाउनलोड किया ना तो फिर भी नहीं शो हो रही वो मेरे डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है। जी ठीक है, अब आवाज आती है तो ब्रीदिंग डिसऑर्डर में बढ़ जाती है, फिर यहाँ से आगे ब्रीदिंग चलना रेफरेंसेस के साथ ठीक हो गया। अब इस चेंज सारी फोटो तो नहीं आ गई। बेटा नहीं हो रही मेरे से नहीं हो रही। तुझे कहाँ से डाउनलोड हो गई है मैम, येलो पर्पल वाली पिक है ना, एक मिनट, येलो पर्पल वाली पिक, यस येलो पर्पल वाली पिक
तो मुझे क्यों नहीं हो रही? तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रही? मैम शो हो गई है। ओके, आप लोगों को शो हो गई है। तो उस तस्वीर में अगर आप गौर से देखो, ठीक है, उसमें अगर आप गौर से देखो तो आपको एंडोमेट्रियम, इनर सेल मास, एम्ब्रियो, ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिस्ट मिलेंगे। ठीक है, ये सारे गुच्छे गुच्छे से जो है उसमें आपको वो ब्लास्टोसिस्ट, पहले ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट, फिर ब्लास्टोसिस्ट, और ये गुच्छा बनता बनता एक बेबी बना देता है। ठीक हो गया। अब ये किस कोने में आपको शो हो रही है मुझे नहीं पता। ठीक हो गया, चलो आगे देखते हैं। Aresis-Stella reaction. Endometrial changes characterized by hypertrophic, hyperchromatic, lobular and irregular shaped nuclei and vacuolated foamy cytoplasm with occasional mitosis. Not specific for ectopic and may occur with normal implantation. External bleeding from degeneration and sloughing of uterine decidua. अब ये जो uterine decidua है, decidua is in itself is a uterus. ठीक है, जब pregnant uterus है, uterus अगर pregnant uterus है, that is known as decidua. ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है कि किस तरीके से आपको उसके अंदर के चेंजेस मिलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एब्डोमिनल या पेल्विक पेन होगी, वजाइनल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही होगी। अब इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जब ये जो एब्नॉर्मल जगह पे जाके इम्बेड हो जाते हैं, वहाँ पे वो ब्लास्टोसिस्ट और बनते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर ज़ाहिर इट्स नॉट द नॉर्मल प्लेस, तो उसमें क्या होगा कि इसमें ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पेल्विक पेन तो होगी। ठीक है, अब पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है, मेंस्ट्रुएशन डिले है। ठीक है, अब क्या है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो डिले हो जाती है, प्रेगनेंसी टेस्ट आपकी नॉर्मल हो जाती है। थोड़ा सा वॉल्यूम आहिस्ता कर लो। हेलो, थोड़ा सा आहिस्ता। अब एब्डोमिनल उसके साइंस में ये तो सिम्टम है ना, साइंस में आपको एब्डोमिनल टेंडरनेस होगा, इट कैन बी राइट और लेफ्ट। ठीक है, किसी एक साइड पर हाथ लगाते ही टेंडरनेस फील होगा। रिबाउंड टेंडरनेस, कि आप प्रेस करोगे और छोड़ दोगे, तो छोड़ देने पर दर्द होगी। सर्वाइकल मोशन परफॉर्मेंस, सर्वाइकली अगर आप उसको प्रेपोजेनिक एग्जामिनेशन करनी हो तो वहाँ पर पेशेंट हाथ में लगाने के लिए, और फिर टेंडर हेड नेक मास, आप जब उसको फील करोगे तो आपको जो एक मैस फील होगा। ठीक है, अगर आप उसको एब्डोमिनली भी पैल्पेट करने लगो तो आपको वहाँ पर एक मैस फील होगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। उसकी वजह ये होगी, एक तो मेंस्ट्रुअल बंद हो गया, मेंस्ट्रुएशन नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव साइन प्रेगनेंसी की पॉजिटिव साइन है, और पैल्पेट
फील हुआ तो आपको शक पड़ जाएगा कि उसकी क्या कहते हैं प्रेगनेंसी है, उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी हो रही है। अब आप उसको डायग्नोज कैसे करेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन बी डायग्नोज्ड एज अर्ली एज 4.5 यानी कि 4 वीक्स 4.5 4 वीक्स एंड 15 डेज हो जाते हैं, ठीक है, वीक्स गेस्टेशन है। अब अगर 4 वीक्स का बेबी है तो उसका मतलब है कि टेंडरनेस तो होनी है, ठीक है। सीरियल मेजरमेंट आप देखोगे ये इनका अपना मेजरमेंट से कैसे होता है। आप अल्ट्रासोनोग्राफी याद रखो, यूट्राइन सैम्पलिंग याद रखो थ्रू मैनुअल वैक्यूम एक्सट्रैक्शन और क्यूरेटाज। अब ये यूट्राइन सैम्पलिंग, अब आप इसको कैसे करोगे? यू कैन गो फॉर मैनुअल वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, ये डॉक्टर्स करते हैं, ये हमारा काम नहीं है। अल्ट्रासोनोग्राफी है, ठीक है, और सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल को आप चेक करोगे कि वो कितना है, उससे पता भी लग जाता है। एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, डी नेगेटिव women with ectopic pregnancy who are not sensitized to D antigen should be given anti D। बेटा 1 मिनट में अभी आती हूँ।
ओके, नेक्स्ट उसमें ये तो उन्होंने इस्तेमाल किया है ना, विद एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हु आर नॉट सिंथेसाइज्ड टू डी एंटीजन शुड बी गिवन इनको एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है इन पेशेंट्स को, ताकि इनकी जो प्रेगनेंसी है ये उसमें डिसॉल्व हो जाए, ताकि वो बेबी की ग्रोथ ना हो। ठीक है। सर्जरी मैनेजमेंट में कंजर्वेटिव में क्या होता है? सल्पिंजेक्टमी। सल्पिंजेक्टमी क्या होती है? सल्पिंजेक्टमी इज रिमूवल। बेटा अभी आवाज नहीं आ रही है, मैंने बंद किया हुआ था उसको, मैं कह के गई थी कि मैं भी आती हूँ। आवाज आ गई? आ रही है कि नहीं आ रही है सर? बेटा आवाज आ रही है जी? मैंने आवाज खुद से बंद किया था, इसलिए आवाज नहीं थी आ रही। ओके, सल्पिंजेक्टमी क्या है? सल्पिंजेक्टमी इज यूज्ड टू रिमूव द स्मॉल प्रेगनेंसी। ठीक है, लेस देन 2 सेंटीमीटर वालों को उसमें से बेबी निकाल देते हैं। द लेंथ एंड लोकेटेड इन द डिस्टल थर्ड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। उस प्रेगनेंसी जो कि लेस देन 2 सेंटीमीटर है, उसको लेंथ को वो लोग क्या करते हैं कि इट इज लोकेटेड इन द डिस्टल थर्ड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। नाउ ये उसने कहा कि 10 to 15 mm वाला जो है लाइनर इंसिजन इज मेड ऑन द एंटी mesenteric border immediately over the ectopic pregnancy and is left unsutured to heal by secondary intention। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा 10 to 15 mm का एक छोटा सा इंसिजन दे दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में और उस बॉर्डर में, ताकि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इमीडिएटली ओवर एक्टोपिक और उसको अनसूचर छोड़ दिया जाता है और वो खुद ब खुद ही हील हो जाता है। रेडली परफॉर्म्ड रफली लेप्रोस्कोपिक। बाज़ या तो फिर वो लेप्रोस्कोपिक तरीके से कर दिया जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जिकल मेथड यूज्ड फॉर अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक गोल्ड स्टैंडर्ड है सर्जिकल मेथड जो कि अनरप्चर्ड मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो जो फैलोपियन ट्यूब से वो रप्चर नहीं हुई अभी। ठीक है, तो वो अब ये डॉक्टर्स की सर्जिकल है। मैं इस क्लास के बाद मैं ऐसे करूँगी, कुछ स्लाइड्स जो है वो ढूंढ के निकाल के आप लोगों के लिए रखूँगी, ताकि वो हम इसी पे देख सकेंगे कि ये कौन सी सर्जरी है और कैसी सर्जरी है और क्या होती है। ठीक है, ये वाली स्लाइड जो कि मुझे किसी ने बना के दी थी, इसलिए मेरे पास इसमें नहीं है। मैं नेक्स्ट आपके इसी स्लाइड को दोबारा से कल की क्लास में ये आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे की जाती है। सल्पिंजेक्टमी जो है ये एक प्रोसीजर है, द सेम सल्पिंजेक्टमी एक्सेप्ट दैट द इंसिजन इज क्लोज्ड विद द सूचर। ठीक है, अब सल्पिंजेक्टमी जो है उसमें ये प्रोसीजर सेम है सल्पिंजेक्टमी है और ये सल्पिंजेक्टमी है। एक्टमी में रिमूव है और ऑटमी में ओपनिंग है। ठीक है, उसमें इंसिजन इज क्लोज विद सूचर, ओपन किया और बंद किया। सर्जिकल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। सर्जिकल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस में समटाइम यूज्ड फॉर अनरप्चर्ड इस्केमिक प्रेगनेंसीज। ये सर्जिकल रिसेक्शन जो है वो इसके लिए यूज होती है, क्योंकि जो अनरप्चर्ड होती हैं। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो रही हैं लेकिन वो अभी रप्चर नहीं हुई, तो ये उसके लिए
सर्जिकल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस, उसको निकाला और दोबारा से जोड़ दिया। दोबारा से जोड़ने को हम कहते हैं एनास्टोमोसिस। एक सिरा दूसरे सिरे के साथ दोबारा से जोड़ दिया जाता है और वो क्या होता है कि जो अफेक्टेड पार्ट है उसको निकाल दिया और बाकी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दिया। ना सर्जिकल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? सर्जिकल मैनेजमेंट रेडिकल, ठीक है, रेडिकल में है सर्पेंजेक्टमी, ट्यूबल रिसेक्शन है, it is used for both ruptured and unruptured ectopic pregnancies। ये इस्तेमाल होते हैं दोनों की तरफ, जिनका fallopian ट्यूब जो है वो रप्चर है और अनरप्चर है। Performed if the fallopian tubes is extensively diseased or damaged। अब सर्पेंजेक्टमी जो है कब की जाती है? और परफॉर्म्ड इफ द fallopian ट्यूब्स जो है या तो बहुत ज्यादा डिजीज्ड है, ठीक है, डिजीज्ड का मतलब है इन्फेक्टेड है, इन्फ्लेम्ड है, ठीक है, या तो वो है या फिर डैमेज हो चुके हैं, बेबी के ग्रोथ की वजह से वो डैमेज हो गए हैं, तो सर्पेंजेक्टमी की जाती है। Now corneal resection is क्या है? A wedge of the outer third या less of the interstitial portion of the tube is incised to minimize the rare reoccurrence of pregnancy in the tubal stump। अब अगर हम इस स्लाइड पे देखें तो आपको पता लगेगा कि इंटरस्टिशियल पोर्शन कौन सा था। ये ठीक है, दिस इज द इंटरस्टिशियल। ये जो आपको स्लाइड नजर आ रही है, इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि वेयर इज द इंटरस्टिशियल पोर्शन, ठीक है, ये है आपके पास इंटरस्टिशियल पोर्शन जो कि हम देखते हैं कि इंसाइज कर दिया जाता है। ठीक, जल्दी से आगे भी नहीं जाते हैं। ठीक हो गया। Of the tube is excised to minimize the rare reoccurrence of the pregnancy in the tubal stem। नर्सिंग प्रोग्रेस में you go for assessment, ठीक है। असेसमेंट में आप क्या देखोगे? No unusual symptoms are usually present at the time of implantation of an ectopic pregnancy। कोई भी unusual symptoms जो है वो आपको यूजली जो कि प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ इम्प्लांट में आपको ऑफ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो जब इम्प्लांट हुआ था आपको कोई ऐसा अनयूजुअल सिम्टम्स नहीं मिला, ठीक है। उनको लगा कि बस ठीक है, शुक्र है प्रेगनेंसी होगी। वो बाद में जाके पता लगता है कि साइंस क्या थे। यूजुअल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, द यूजुअल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी मिलेंगे वुड अकर सच एज पॉजिटिव प्रेगनेंसी है, नोजिया, वोमिटिंग हो रही है, एमेनोरिया है, ये सारे आपको पॉजिटिव साइंस मिलेंगे प्रेगनेंसी के। जब उस बेबी 6 से 12 वीक्स का होगा तो पता लगेगा कि ट्रोफोब्लास्ट वुड बी लार्जर इनफ टू रप्चर द fallopian tube। अब आपने तस्वीर को जो मैंने आपके साथ शेयर की थी ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, वो ट्रोफोब्लास्ट जो है उसमें क्या है कि वो जो आपको गुच्छे से निकला ढेर सारे मिले, ठीक है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर ठीक है, तो वो जो ट्रोफोब्लास्ट था उस ट्रोफोब्लास्ट में जब 6 to 12 वीक्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है, उसमें इतना बड़ा हो चुका होता है
कि वो क्या करेगा, फ्लोपियन ट्यूब को रप्चर करेगा। ठीक है, क्योंकि बेबी छोटा तो नहीं रहेगा ना, बेबी ने बड़े होना है, तो वो जब ये ट्रोफोब्लास्ट बनना शुरू हो जाते हैं, बड़े होने शुरू होते हैं, उस वक्त क्या होता है, ट्यूबल रप्चर होने के चांसेस है। ब्लीडिंग would follow and it would depend on the number sizes of the affected blood vessels, the amount of bleeding that would occur. ठीक है, अब जाहिर है जब अगर रप्चर जो ट्यूब अगर रप्चर हो रही है तो उसके साथ साथ क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो है वो भी अफेक्ट होंगे और वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। शार्प स्टैबिंग पेन है। स्टैबिंग पेन हम कहते हैं जैसे किसी ने खंजर मार दिया हो, ठीक है, तो पेन इस किस्म की है। Sharp stabbing pain in the lower quadrant is likely to be felt by the woman once a rupture has occurred. कोशिश होती है कि रप्चर ना हो, रप्चर से पहले उसको फारिग कर दिया जाए। लेकिन अगर क्या कहते हैं रप्चर हो जाए तो फिर आपको पेशेंट को ये शार्प स्टैबिंग पेन होगी। ठीक है, अब कहाँ होगी, लोअर क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब ये लोअर क्वाड्रेंट राइट है कि लेफ्ट है, ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रेगनेंसी कौन से साइड पर की, राइट साइड पे की कि लेफ्ट साइड पे की। ठीक है, सो लोअर क्वाड्रेंट है और इसका मतलब है कि ट्यूब रप्चर हो गई है और उसके अंदर अब आपको वजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी। अपॉन अराइवल एट द हॉस्पिटल, जब औरत को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है जिसको एक्टोपिक रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, माइट प्रेजेंट साइंस ऑफ शॉक। ठीक है, अब वो रप्चर हो गया तो वो कॉज कर सकते हैं, क्या कॉज कर सकते हैं, इट कैन कॉज शॉक। शॉक के साइन सिम्टम्स आपको मिलेंगे। अब शॉक के साइन सिम्टम्स क्या हैं ये आपको याद करने बहुत जरूरी है। ठीक है, सच एज रैपिड थ्रेडी पल्स, रैपिड रेस्पिरेशन है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर है, राइट, और स्वेटिंग भी होगी उसको, दर्द से। शार्प स्टैबिंग पेन है तो डेफिनेटली उसको बहुत सारा पसीना भी आ रहा। ओके, देयर वुड बी अ डिक्रीज HCG लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल। ठीक है, उसका जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, दैट वुड इंडिकेट दैट द प्रेगनेंसी हैज एंडेड। ठीक है, अब जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, ट्यूब रप्चर हो गया, रप्चर होने के बाद हमने देखा कि हम वजाइनल ब्लीडिंग हुई। वजाइनल ब्लीडिंग के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर साइंस ऑफ शॉक नजर आए। साइंस ऑफ शॉक में आपको क्या मिला, थ्रेड रैपिड थ्रेडी पल्स है, रैपिड थ्रेडी रेस्पिरेशन है। ठीक है, उसके अंदर डिक्रीज ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर भी गिर रहा है, राइट। और जब उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक किया तो वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, डिक्रीज हो चुका हुआ था। दैट शोज कि प्रेगनेंसी अब खत्म हो गई। नर्सिंग डायग्नोसिस को हम देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि रिस्क फॉर डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम related to bleeding from the ruptured ectopic pregnancy as evidenced by, अब सारे signs of shock डाल दो बीच में। ठीक है, powerless related to early loss of pregnancy secondary to ectopic pregnancy as evidenced by signs of shock डाल दो। ठीक, इंटरवेंशन में क्या करोगे, अपॉन द अराइवल ऑफ इमरजेंसी रूम प्लेस द वुमन इन अ फ्लैट बेड। सबसे पहले आपके पास जब पेशेंट इमरजेंसी में है, आप उसको क्या करोगे, बिल्कुल फ्लैट बेड पे लेटाओगे
फिर वाइटल साइंस चेक करोगे, बेसलाइन डेटा, ठीक है, और आपको पता लगेगा इफ तो पेशेंट साइन शॉक में है। आप एक्यूरेट इनटेक आउटपुट को स्टेब्लिश करोगे और पेशेंट का रीनल फंक्शन चेक करोगे। अब इनटेक में ये नहीं कि वो क्या खा पी रही है, इनटेक में कि उसको जो ड्रिप्स वगैरह जो मिल रहे हैं कौन से मिल रहे हैं, आउटपुट में उसका यूरिन आउटपुट कितना हो रहा है, राइट। जब आप एवेल्युएट करोगे तो यू विल सी द गोल ऑफ एवेल्युएशन इज टू इंश्योर दैट द मैटरनल ब्लड लॉस जो है वो रिप्लेस हुआ है एंड द ब्लीडिंग विल स्टॉप, राइट। एंड गुरुतुलैन आप अभी आई हैं जब क्लास खत्म हो रही है, ठीक है। Patient must maintain adequate volume, fluid volume at a functional level as evidenced by normal urine output 30 to 60 ml per hour। उसका urine output होना चाहिए, 1 घंटे के अंदर 30 से 60 ml का होना जरूरी है। And a normal specific gravity between the range of 1.010 to 1.021, ठीक है, ये उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 10 to 1025 is the normal specific gravity of a urine। Now vital signs जब आपने चेक कर ली, especially the blood pressure and pulse rate should be stable and within the normal range, ठीक है। उसका ब्लड प्रेशर और उसका जो पल्स है ये नॉर्मल हो जाना चाहिए। Patient must exhibit moist mucous membrane, good skin turgor and adequate capillary refill। आपने ट्रीटमेंट के बाद ये चीजें देखना जरूरी है। So this was all about the ectopic pregnancy। लेकिन अगर कल मैंने ये अपलोड किया तो मैं इसमें आप लोगों को वो चीजें दिखा दूंगी जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, या फिर आप अगर इसको ओपन करेंगे तो यू कैन सी, यू कैन यूज योर नेट, ठीक है, नेट ओपन करके उससे देख लेना कि ये क्या बताता है आपको। So this was all about your ectopic pregnancy. Today we'll have a next 1 minute. Abortions, ठीक है। So tomorrow we'll learn about abortions। हमारे पास टॉपिक होगा सीखने के लिए और हम पढ़ेंगे abortions। आज हमने ectopic pregnancy देखी, infertility को हमने फिनिश किया और कल हम देखेंगे abortions। इंटरेस्टिंग टॉपिक, मिस मत करना, ठीक हो। 1811 को हम जो भी पढ़ेंगे, ओके ना। अभी के लिए मैं बंद करती हूँ और जो रह गए हैं उनके अटेंडेंस लगाती हूँ। एंड बाय फॉर नाउ।